हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। आप कहीं भी होंगे, आपका तैयारी बिल्कुल बेस्ट चल रही होगी और आपको तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है। आपके पास में अभी कोई भी समस्या आ रही हो, चाहे घर का हो, परिवार का हो, कहीं से भी आपको समस्या आ रही है तो आप क्या करें, उस समस्याओं को आप अभी साइड कर दें। हाँ, आपके घर की वो समस्या ज़्यादा रह जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तब उसको आपको हैंडल कर लेना है। कहीं भी एक दिन दो दिन आप अगर घर से बाहर रह रहे हैं तो जा करके आप हैंडल ज़रूर करें। ऐसे समस्या मेरे पास में भी आते थे तो जा करके उसको एक दो तीन में मैंने हैंडल करता था, तो आप भी ऐसा ज़रूर करें। लेकिन आपको पढ़ाई से आपको पीछे नहीं हटना है। आप घर पर भी जाइएगा तो आपको वीडियो देखना ज़रूरी है। जिस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं उसी को देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब कि कहीं से भी आप उठा लिए, जहाँ से आप फॉलो कर रहे हैं वहीं से देखिएगा, लेकिन आपको पढ़ाई कंटिन्यू करना है। आइए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा का 1/8 भाग पैदल चलता है। ऐसा प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया है कि जब ऐसे प्रश्न आपको फ्रैक्शन में आ जाए कि इतना 1/2 भाग पैदल, 3/5 भाग साइकिल से, बस से, कार से, अगर इस तरह से प्रश्न आते हैं तो आपको क्या करना है, इसमें टोटल दूरी मानने के लिए, और आपको टोटल दूरी लास्ट में पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको टोटल दूरी पहले मानना है, मतलब कुल जो दूरी आपको रहेंगे वो नीचे वाले जो एक होते हैं अंश और एक होते हैं हर, तो जितना भी फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है उसको आप एलसीएम ले लीजिए। तो जो कुल दूरी होगा आपका वही एलसीएम होगा, और एलसीएम कहाँ का लेना है, अंश का नहीं लेना, हर का लेना है। तो कितना है, 1/8 भाग 2/5, मतलब नीचे 8 है, 5 है और 4 है। अगर 8, 5, 4 का आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना होंगे, 8, 5, 4 के अगर एलसीएम लीजिएगा तो 40 होगा। कितना होगा, 40। मतलब टोटल दूरी की बात करें तो कितना किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है। अगर वहाँ फ्रैक्शन मीटर में है तो मीटर में देंगे, जो भी होगा। उसके बाद में आपको कहा गया है कि 1/8 भाग आपको गया है पैदल। पैदल कितना दूरी तय किया है, तो पैदल जो तय किया है 1/8 भाग, तो आप इसी का डायरेक्ट निकाल दीजिए ना। 1/8 कितना होगा, 5 होगा। उसके बाद में गया है 2/5 भाग साइकिल से, सी से साइकिल कर देते हैं। तो बताइए इसका 2/5 कितना होगा, तो 2/5 निकालेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। आप 40 गुना 2/5 करिएगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। 1/4 भाग आपको बस के द्वारा तय किया, बी से बस कर देते हैं तो 1/4 भाग गया है बस से, तो 40 का 1/4 कितना होगा, तो 40 का 1/4 जो होंगे वो 10 होगा। यही टोटल दूरी उसने तय किया है। बाकी जो आपको शेष दूरी अब बच जाएंगे, तो शेष दूरी आपको कहा है, किताब में कह दिया है कि शेष 108 किलोमीटर की दूरी जो तय किया है वो कार से तय किया है। हम लोग भी यहाँ देखते हैं कि कार से कितना तय करेगा। तो टोटल जो दूरी हो गया 16 और 10 26 और 5 कितना, 31 मीटर दूरी चल चुका है। कितना, 31 चल चुका है। तो शेष कितना बचेगा, तो शेष जो बचेगा कितना, 9 किलोमीटर। किताब कहा है कि यहाँ जो दूरी शेष बचता है 108 किलोमीटर, हम लोग कहेंगे तो 9 किलोमीटर। टोटल दूरी पूछा गया कितना से गुना, 40 से। अगर पैदल पूछता तो 5 से गुना, कार से साइकिल से पूछता तो 16 से गुना, बस से पूछता तो 10 से गुना। यहाँ से कुछ भी आपसे पूछेगा आपसे बन जाना चाहिए। ये कट जाएंगे, 12 नमा 108, अब 12 चौके कितना, 48। यानी टोटल जो दूरी था वो यात्रा का कितना किलोमीटर था, 480 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए में है। इसी को कोई एक समान के बनाते हैं, एक मान लेते हैं, एक से नहीं मानना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा, आप अपने जीवन में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज आप हमको देख रहे हैं कि अभी व्हाइट बोर्ड पे संघर्ष कर रहे हैं। शायद संघर्ष करते 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 मेरे पास में डिजिटल बोर्ड भी वो दिन आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। पीछे आपको नहीं हटना है कि आप मेहनत से पीछे हट जाए। कहीं भी रहिएगा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे वो जॉब में हो या कहीं और मेहनत पढ़ा के कर रहे हैं या कहीं भी और काम कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो मेहनत करते 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 आपको आगे बढ़ना है। घर से सपोर्ट मिले या ना मिले, आपको अपने पैरों पर खड़ी होना है। संघर्ष में कोई नहीं साथ देगा, जब आप सफल होइएगा आपको सब कोई साथ देंगे। अगला प्रश्न है, 2.1/5 7.2/9 का कौन सा भाग है। बहुत ही अच्छा करा कि 2.1/5। ऐसे प्रश्नों में गलती थोड़ा सा कर देते हैं, करा कि 2.1/5 है
वो 7.2/9 का कौन सा भाग है? तो यहाँ ध्यान रखना है, जो जिसमें का लगा हुआ रहेगा ना उसको आपको नीचे लिखना है। तो 9 सते 63 और 2 कितना होंगे? 65/9 कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। और इसको 5 दूना 10 और 1 11/5 कहाँ लिखेंगे? ऊपर में लिखेंगे। यही पूछ रहा था कि 2.1/5 7.2/9 का कौन सा भाग होगा? तो इसको नीचे और इसको ऊपर लिखना है। अब इसको देखिए, सीढ़ियाँ भिन्न है, तो ऐसे प्रश्नों में आपको ऊपर वाले को कुछ मत करना। 11/5 को ऐसा ही रह दीजिए। सीढ़ियाँ भिन्न में ई चेंज हो जाता है, मतलब जो नीचे वाला है वो ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे रह जाए, मतलब 65/9 चेंज होगा, 9 ऊपर और 65 का नीचे। कटेगा तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं, गुना करेंगे। 11×99 होगा। अब 65 में 5 × 25 और 6 × 30 और 2 कितना? 32, यानी 99/325 होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ए में दिखाई दे रहा। छोटा सा प्रश्न था, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था, आप ऐसे इस प्रश्न को बना भी सकते थे। आगे बढ़ते हैं। करा 7 वर्ष पूर्व पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 42 वर्ष। जब ऐसा प्रश्न आपके सामने रहे, अगर एज का ऐसा प्रश्न जिसमें औसत से प्रश्न जोड़ दिया जाए, जैसे ये है प्रश्न एज का, लेकिन इसको औसत से रिलेशन कर रहा, औसत से इसको कनेक्ट कर रहा, एक चैप्टर होता है एवरेज। तो जब ऐसा रहे और आपको कोई भी व्यक्ति 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति का एज दिया हुआ रहे कि 5 वर्ष पूर्व है, तो उसको आपको वर्तमान में चेंज कर देना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो 7 वर्ष पूर्व 3 व्यक्ति है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। कौन कौन है? पति है, उसके बाद में पत्नी है और उसके बाद में बच्चे हैं। ये तीनों को कह रहा है कि तीनों का जो औसत आयु है वो 7 वर्ष पूर्व 42 वर्ष है। तो हमें वर्तमान में सोचना है। तो वर्तमान में लाने के लिए 7 वर्ष पहले है, तो वर्तमान में लाने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर मेरा कहे 7 वर्ष पहले 15 साल के थे, तो वर्तमान में 22 साल का होंगे। इसीलिए यहाँ पर 3 व्यक्ति है, पति पत्नी और बच्चे, और 42 वर्ष इसका 7 वर्ष पहले है, तो वर्तमान में कितना होगा? 42 और 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। मतलब इसका जो वर्तमान में है वो कितने साल का है? 49 साल का इसका औसत है, अभी वर्तमान का हो गया, अब पहले का ये नहीं है। उसके बाद में कहा 9 वर्ष पूर्व 9 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे की औसत आयु 36 वर्ष है। 9 वर्ष पूर्व जो है वो पत्नी है और इसमें कौन है? बच्चे हैं। और इसका जो औसत आयु कह रहा है वो कितना कह रहा था? तो वो जो औसत आयु 36 वर्ष है। फिर आपको वर्तमान में सोचना है कि 36 वर्ष 9 वर्ष पहले है, तो वर्तमान में कितना होगा? तो 36 और 9 कितना होंगे? 45 होंगे, तो यहाँ 45 हो जाएगा। अब आपसे लास्ट में पूछा गया है कि पति की वर्तमान आयु। आप देखिए यहाँ भी वर्तमान है, यहाँ भी वर्तमान है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो आपको पहले रहेगा, बाद में दिया हुआ रहे, 2 वर्ष बाद, और एवरेज से कॉन्टेक्ट करेगा, तो उसको आपको वर्तमान में चेंज कर लेना। अब आप बताइए, यहाँ से कोई गुना कर देगा कि सर 3 व्यक्ति है और 2 व्यक्ति, इसको 2 से गुना करके, इसको 3 से गुना करके आंसर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि इसका मान भी छोटा है। और गुना भी करके बनाइएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ से भी आंसर ला सकते हैं। देखिए ना, यहाँ से आंसर अगर 2 से गुना करेंगे तो 90 आएगा, यानी दोनों को मिला के 90 साल है। 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27, 4 तिया 12, 2 कितना 14, 147। तीनों मिला करके 147 है, 2 को 90 है। तो बताइए अगर इसमें से हटा देंगे इसको तो कौन बचेगा? पति ही बचेगा। तो 147 में से अगर 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 57 बचेगा। यानी जो इसका पति है वो कितने साल का है? 57 साल का है, जो ऑप्शन नंबर का है डी में है। अब कहेंगे सर अगर बड़ा डिजिट रहता तो गुना नहीं कर पाते। तो जब गुना आप नहीं कर पाते तो क्या करते कि हम गुना नहीं करते तो एवरेज से ही सोचते कि यहाँ पर 3 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति। तो इस 3 व्यक्ति में से क्या करेंगे? इसको भगा देंगे कि तुम भाग जाओ, तो यहाँ कौन बचेगा? सिर्फ पति बचेगा ही। तो बताइए जब भागेगा यहाँ से तो कितना लेके जाना चाहिए? 49। और ये उसी को समझ में आएगा जो इस तरह से कॉन्सेप्ट एवरेज में पढ़ा होगा घेर करके। कितना लेके जाना चाहिए? 49 लेके जा रहा है, कितना? 45। कितना छोड़ के जा रहा है? 4 गो। ऐसे ऐसे कितने? 2 गो। तो 4 दूना कितना होगा? 8, और 49 और 8 कितना होगा? 57। यही आपका आंसर होगा, जो आपको 57 वर्ष किसका होगा? पति का होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है चीनी के मूल्य में जब 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 360 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आपसे निश्चित है 100% पूछे जाते हैं।
तो चीनी का वर्तमान मूल्य या प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? देखिए यहाँ पर दो नाम आते हैं। अगर कभी लिखेगा वर्तमान मूल्य कि वर्तमान मूल्य ज्ञात करें, तो इसी को दूसरा नाम लिखेगा प्रारंभिक मूल्य, जो मतलब पहले का मूल्य था वो आपसे पूछा जा रहा। तो कभी वर्तमान मूल्य पूछेगा तो समझ जाइएगा कि वो मूल्य पहले वाला पूछा है, लेकिन यहाँ पर दोनों शब्द लिख दिया, प्रारंभिक भी लिख दिया है और वर्तमान मूल्य भी लिख दिया। तो आपको समझना, अगर कहीं भी एग्जाम में अगर वर्तमान मूल्य पूछता तो इसका मतलब पहले वाला पूछा जा रहा। और करा 20% की कमी करने पर। अच्छा बताइए, अगर हम मान लें कि यहाँ पहले का मूल्य मान लेते हैं कि पहले का मूल्य अगर 100 रुपया होगा, तो 20% कमी अगर कर देंगे तो बताइए अब का मूल्य कितना होगा? तो अब का जो मूल्य होंगे वो 80 होंगे, मतलब 20 चौके 80 और 20 बचे कितना? 100। ये आपका किसका है? मूल्य का अनुपात है। किसका? मूल्य का। जरा अब ये बात जरा सोचिएगा, थोड़ा सा गौर करिए कि अगर बताइए रेट कमेगा, किसी भी सामान का अगर रेट कम जाता है, मान लीजिए पहले चीनी था 10 रुपये किलो, चीनी हो गया मान लीजिए कि 5 रुपये किलो, तो मान लीजिए कि 10 रुपये जो किलो चीनी था पहले आप खरीद रहे थे उस समय 5 केजी, और चीनी घट करके हुआ 5 रुपये किलो, तो बताइए आपको ज़्यादा फिर चीनी देगा कि नहीं देगा? वही पैसा में, पैसा वहाँ भी उतने खर्च कर रहे थे, यहाँ भी उतने। इसका मतलब है कि अगर रेट कमता है तो आपकी मात्रा जो खरीदने का जो वस्तु मिलेगा वो ज़्यादा होंगे। मतलब ये दोनों में रिलेशन उल्टा है। ये दोनों में रिलेशन क्या है? उल्टा है। किस में किस में? तो आपका जो है मूल्य में, आपका मूल्य में उल्टा रिलेशन है, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसका? मात्रा का। किसका? मात्रा के। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। मतलब ई घटता है तो ई बढ़ेगा, ई बढ़ेगा तो ई घटेगा। अब बताइए 5:4 के अनुपात में ये मूल्य था, तो इसका मतलब अगर मात्रा की बात करें कि पहले कितना केजी मिलता होगा, तो इसको चेंज कर दीजिए। मतलब पहले जो सामान मिलता था वो 4 केजी, और जब घटने गया, मूल्य घट गया, तो कितना केजी मिलता होगा? 5 केजी। और इसी चीज़ को किताब कहा कि 360 रुपया में 2 किलो चीनी अधिक खरीदता था। तो बताइए किताब कहा कि 2 किलो अधिक खरीदते थे, हम लोग कितना अधिक खरीदते हैं? पहले 4 किलो खरीदते थे, अब 5 किलो। कितना किलो अधिक खरीद रहे हैं? 1 किलो। तो 2 का तुलना कितना से? 1 से। अब सवाल आपको पहले का पूछा, यहाँ से नहीं पूछा, तो अब डायरेक्ट आप यहाँ से सोचिए कितना से गुना? 4 से। मतलब पहले आप सामान कितना केजी खरीद रहे थे? 8 केजी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चीनी हो या कोई चीज़ हो, और पैसा कितना खर्च कर रहे थे? 360 रुपया। तो अगर पूछता कि पहले कितना केजी सामान मिलता था, तो 8 केजी। पूछेगा प्रति केजी मूल्य बताइए, तो 360 में कितना से भागा दे देंगे? 8 से, क्योंकि पहले 360 रुपया भी खर्च यहाँ भी करते थे, यहाँ भी करते थे। 8 चौके 32 और 8 बचे कितना? 40। यानी जो मूल्य होंगे 45 रुपये प्रति केजी पहले भाव था। अगर यहाँ से पूछता तो यहाँ से भी निकाल देते, 5 दूना 10 से गुना करते और 10 से भागा देते तो 36 आता। तो इस चीज़ को याद ध्यान में रखना है कि आपसे पहले का पूछा है या यहाँ पर 2 शब्द हैं, वर्तमान और प्रारंभिक, इसको कहते हैं। और ये बाद लिख देगा कि बाद का मूल्य या बाद का प्रति केजी कितना मूल्य था, तब आपको फिर यहाँ से जवाब देना है। तो अभी आपका जो वर्तमान आंसर होंगे 45 होंगे। ऑप्शन में दोनों दे देता है, एग्जाम में भी ऐसा करता है। तो इसमें आपको जो आंसर होंगे 45 होंगे। शायद इसमें 36 नहीं दिया, अगर 36 देता तो बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि समझ नहीं पाते कि हमसे पूछा क्या है। तो वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य दोनों एक ही हैं, और इसी को कहते हैं, जो पहले वाला मूल्य होता है उसी को प्रारंभिक या वर्तमान मूल्य कहते हैं। इस तरह से एक सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप उसको बना के कमेंट करिएगा। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, इसी विधि से, इसी मेथड से बनेगा। हाँ, एक सवाल इसी पर बनता है, रकम बटा मात्रा पर। कौन सा? रकम बटा मात्रा पर भी आप बना सकते हैं। रकम बटा मात्रा। क्या सवाल कह रहा था? कि रकम कह रहा था कि अगर 360 रुपया में कितना केजी अधिक खरीद रहा था? 2 रुपया। ये रकम हो गया, ये मात्रा हो गया। तो बताइए कितना, मतलब एक खरीद रहा था, तो क्रयमूल्य का तुलना कितना से? 100 से। अरे बाबू क्रयमूल्य था ना 360 रुपया में 2, तो रकम बटा मात्रा। रकम कितना? 360। खरीद रहा कितना? 2 किलो अधिक। और बताइए कितना प्रतिशत कमी पर? 20% कमी, तो 20 लिख दीजिए। ये 20 पचे 100 हो जाएगा, एक कटेगा तो काट दीजिए, 5 दूना 10 ही होगा, गुना करके तो 1 जीरो कट जाएगा। मतलब ये 36 रुपया आ गया। तो ये 36 रुपया कब आया? 20% कमी पर। अब बताइए पहले का निकालना, तो ये 36 रुपया 20% कमी पर, मतलब कहाँ का? 80 का है। ये पहले का निकाल रहे हैं, या इसी को वर्तमान मूल्य लिख सकते हैं। तो 36 रुपया कब था? 20% कमी पर 80, और पहले का निकालना है, तो बताइए कितना से गुना? 100 से। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 चौके
चौके 8 और 18 दूना 36, या काट दीजिए 4 दूना 8 और 4 नमा 36 और 2 पचे कितना 10 और 9 पचे कितना 45। यानी पहले का जो मूल्य था वो 45 रुपये प्रति केजी था। तो एक सवाल इससे बनता है रकम बटा मात्रा से। अब आपको जौन सा अच्छा लगता है वो रेशियो मेथड था, ये आपको फार्मूले से है। एक रकम बटा मात्रा 360 रुपया खर्च करता था, ये रकम हो गया। 2 किलो अधिक मिलता था तो ये क्रय मूल्य का तुलना 100 से 20% कम गया तो 20 लिखेंगे। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये बाद वाला आ जाएगा, जब 20 रुपया घट के मतलब 20% घटा के तो ये 36 रुपया हो गया। अब पहले का निकालेंगे तो 36 का तुलना 80 से, क्योंकि 20% कमेगा तो 80 वैल्यू होगा, और पहले का निकालना 100 से तो यहाँ से 45 आएगा। अब आपको जौन सा अच्छा लगता है उस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे बढ़े। आगे आपका इसी सवाल इसी पैटर्न पर एक सवाल आपको दिखाई दे रहा, आप उसको बना करके कमेंट करिए। और इसमें जो 20 वाला नंबर सवाल था वो आपको बोडमास का है, वो आपको कैलकुलेशन करिएगा, आपको आंसर आ जाएंगे। तो फ्रैक्शन में है, आपको इसको मान निकालना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। बोडमास का रूल लगाइएगा, गुना भाग फ्रैक्शन में है, अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएंगे। उसमें समय बर्बाद ना करें क्योंकि वीडियो उसमें लंबा हो जाएंगे। तो उस चीज़ को आप कर सकते हैं, इतना तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक जंगल में कुछ तोते और कुछ बाघ हैं। यदि जंगल में जानवरों की कुल संख्या 858 है, मतलब जानवरों की कुल संख्या का मतलब ये सिर कह रहा, क्या कह रहा, सिर, मतलब सिरों की जो संख्या है वो कितना है 858 दिया हुआ। उसके बाद में करें कि पैरों की संख्या, मतलब टांगे की संख्या, टांग लिखा है, टांगों को ही क्या करते हैं, पैर कहते हैं। इनकी जो पैरों की संख्या वो कितना है, तो पैरों की संख्या 1746 दिया हुआ, कितना 1746 है। और बताइए जंगल में लास्ट में पूछा गया कि बताइए जंगल में तोतों की संख्या क्या। तो जंगल में 2 इसमें है, एक तोता है और एक बाघ है। क्या क्या है, तोता है और कौन सा है, बाघ है। दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं या यहाँ पर लिख देते हैं, तोता और बाघ है ना, समझ जाइएगा, क्या उधर जनाई नहीं देगा ना। यहाँ पर लिख देते हैं तोता और कौन सा, बाघ है। तो बताइए तोता के कितने पैर होते हैं, तोता के 2 पैर, बाघ के कितने पैर, 4 पैर होते हैं। यहाँ से आपसे पूछा गया कि बताइए तोता की संख्या, कि बताइए वहाँ झुंड में तोता कितना है। तो जब तोता निकालना रहेगा तो आपको सबको जितना भी सिर था उसको बाघ बना देना है। तो बताइए बाघ के कितने पैर, 4 से, तो 4 से गुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ बाघ पूछता तो सबको तोता बना देते 2 से गुना। और एक कॉन्सेप्ट उसी को समझ में आएंगे जो इस तरह से मेथड पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे, तभी समझ में आएंगे। नहीं तो आप समझ जाइए कि अगर ऐसा प्रश्न आता है तो पहले पैर लिख लीजिएगा, जितना सिर रहेगा उसको लिख लीजिएगा। अगर आपसे तोता पूछे तो सबको बाघ बना दीजिए, बाघ पूछता तो सबसे तोता बना दीजिए। तो बताइए 4 से गुना, 8 चौके 32, 5 चौके 20 और 3 23, और 8 चौके 32 और 2 कितना होंगे, 34 होंगे, यही होंगे। अब इसको आप माइनस कर देंगे तो बताइए घटाइए कि 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। उसके बाद में यहाँ से बताइए 2 है और 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 3, और 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा कितना, 1, यानी 1600 कितना होंगे, 86 होंगे। अब यहाँ से अंतर कितना का, 2 का 2 से भागा दे दीजिए, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 तिया कितना, 6, यानी जो टोटल होंगे तोता की संख्या 843 होंगे। और 843 ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। देखिए प्रश्न पूछने के तरीके कैसे हैं। कह रहा है कि एक कमरे में जो लंबाई है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि कमरे की जो लंबाई है वो 1517 सेंटीमीटर है, दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर दिए। एक था मीटर में 15 मीटर, तो उसको 1500 से गुना करेंगे तो 1500, और 17 सेंटीमीटर और था तो 17 जोड़ देंगे उसमें तो 1517 हो गया। चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी का मान कितना होगा, तो 902 होंगे, कितना होंगे, 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया कि कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी, आपसे पूछा गया। मतलब कि आप सीधा समझिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं निश्चित 100%। मान लीजिए कि एक आयताकारी कमरा है, ये क्या है, कमरा है। अब इस कमरा में आपको क्या करना है, लंबाई भी दिया हुआ है, चौड़ाई भी दिया हुआ। अब इसमें छोटे छोटे आपको टाइल्स लगाना, क्या लगाना है, टाइल्स, मतलब वर्गाकार टाइल्स यहाँ लगाना है, इस तरह से टाइल्स लगाना, आपको ऐसे टाइल्स लगाना, सब में लगाना। तो आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें कितना टाइल्स लगेगा। तो ये जो टाइल्स आप लगा रहे हैं छोटे छोटे, वो कहाँ लगा रहे हैं, बताइए इस कमरे के कहाँ, क्षेत्रफल में लगा रहे हैं। मतलब इसका क्षेत्रफल निकल जाए, अगर इसका क्षेत्रफल निकल जाए और इसके बाद में इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद में इस टाइल्स के क्षेत्रफल से भागा दे देंगे,
तो बिल्कुल आंसर आ जाएंगे। आपसे टाइल्स की संख्या पूछिए, अरे बाबू इसका क्षेत्रफल मान लीजिए कि टोटल आ जाता है 400 इस कमरे का मान लेते हैं, और एक टाइल का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल वर्गाकार है, एक टाइल का क्षेत्रफल मान लीजिए 20 है, तो बताइए कितने टाइल लगेंगे, आपसे घर में पूछेगा तो बताइए 20 से भागा दे देंगे, तो 20 से 400 मतलब आपसे 20 टाइल लगेगा। इसका मतलब है कि हमें वर्ग का पहले आपको क्षेत्रफल निकालना और इस कमरे का क्षेत्रफल निकालना, लेकिन कमरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई तो है, बिल्कुल है, इसका निकल जाएंगे। क्या वर्ग का यहाँ पर कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो वर्ग का भुजा निकालना है। तो इससे प्रश्न में, ऐसे प्रश्न में वर्ग को भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को हम HCF निकालते हैं। मतलब 1517 और 9 से 2 को अगर हम HCF निकालेंगे, वही होगा वर्ग का वर्ग की भुजाओं की संख्या होगा। क्या होंगे? वर्ग की भुजाओं की संख्या। ये जो HCF निकालेंगे वही वर्गाकार टाइल जो है, ये वर्गाकार टाइल की क्या होंगे? भुजाओं की संख्या निकलेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब इसका HCF निकालने के लिए सर क्या भागा दें ऐसे करके? तो नहीं, अगर भागा आप नहीं देते हैं तो 902 इसमें घटा दीजिए, इसमें माइनस करिए। तो इसमें जो माइनस करिएगा उसमें भी इसका HCF शामिल रहेगा। हम जरूरी नहीं कर रहे हैं कि घटाने पर वो HCF ही होंगे इसका, लेकिन उसमें शामिल जरूर रहेगा। 7 में से 2 जाएगा 9, ये 1 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा 6, यानी 619 आया। अभी 619 को तोड़िए कि 1517 9 से 2 है, इसमें कौन कौन से किस संख्या से टूटेगा 619 को? तो किससे तोड़िएगा? 9 6 15 1 16, 1517 9 से 2 है ना, 902, हाँ बिल्कुल सही है, 1517 902 घटाएंगे तो कितना? 7 में से 2 जाएगा, अरे सॉरी, कहाँ दिमाग चल जाता है मेरा, 7 में से 2 जाएगा कितना? 5 बचेगा, ये 1 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, 615 आ गया। अभी 615 HCF नहीं है, अब इसको और तोड़िए, इसको तोड़ने का प्रयास करिए, इसी में HCF छिपा हुआ जरूर रहेगा। 615 का देखिए 6 1 7, यानी 3 से कट रहा है, 3 से अगर हम इसको गुना करना चाहें तो 3 दूना 6 और 3 5 15, मतलब 205। अब ये भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 से क्या संख्या ही कटेगा? नहीं कटेगा, ये 3 से संख्या नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है कि 615 में 3 बिल्कुल फालतू था, ये तो HCF नहीं होगा। अब HCF सिर्फ इसमें बचा, क्योंकि 3 से इसको तोड़ें, हम ये नहीं कर रहे हैं कि 615 इसका HCF है, लेकिन इसमें HCF जरूर होगा। तो 3 में इसको तोड़ें तो क्या इसमें 3 कट रहा है, ई कट जाएगा शायद, लेकिन क्या ई कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका मतलब 3 इसका नहीं होगा। अभी बचा, अब इसको बताइए 5 से अगर तोड़े तो 5 गुना 41 करेंगे तो 205 आएगा। क्या 5 से ही कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब 5 भी नहीं होगा। तो कौन बचा? 41। इसका मतलब 41 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, निश्चित 100% कटेगा, क्योंकि अब 41 को आप नहीं तोड़ सकते, यह अभाज्य संख्या हो गया। तो इसका मतलब ही है निश्चित 100% ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। इसका मतलब हमें पता चल गया कि वर्गाकार टाइल की जो भुजाओं की संख्या होगा कितना होगा? 41 होगा। जब इसका भुजा निकल गया तो क्षेत्रफल क्या होंगे? 41 गुना 41, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अब आप निकाल दीजिए टाइलों की संख्या निकाल दीजिए। तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए लंबाई और गुने चौड़ाई किसका? कमरे का, और इसका क्षेत्रफल 41 गुने कितना? 41 से भागा दे देंगे। अब इसको भागा देख करके आपको जो भी आंसर आएगा वो बिल्कुल आंसर आ जाएंगे। इस शायद बताइए 40 दूना 80, अगर 27 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, ये 37 से आपको बिल्कुल कट जाएंगे, क्योंकि लमसम में जा रहा है 4 तिया 12 और लास्ट में 7 लाना है, तो मतलब 37 से कटेगा। ये 40 दूना 80, मतलब आपको ये 22 से कटेंगे। कितना से? 22 से कट जाएगा। आप 22 से इसको गुना करेगा तो बिल्कुल आ जाएगा, और इसको आप गुना करेगा तो 7 दूना 14, लास्ट में 4 आना चाहिए। क्या लास्ट में 4 ऑप्शन में किसी में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में है, 800 कितना? 14। अब देखिए बनाने के तरीके कैसे होते हैं, सब चीज़ से माइंड लगाना पड़ता है, तभी जा कर के कम समय में बन पाता। नहीं तो ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में पूछ देते हैं तो 100% बच्चे छोड़ के आते। पहले तो इसका समझने में प्रॉब्लम होता है, दूसरी बात कैलकुलेशन करते करते उसका दिमाग हिल जाता है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को नहीं छोड़ना। ऐसे प्रश्न पूछेगा, एक कमरा दे देगा, कमरे की लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा। आप जिस तरह से लंबाई चौड़ाई दे उसका पहले आप HCF निकाल लीजिएगा। HCF जो निकालिएगा वो उसका आएगा, अगर वर्गाकार टाइल लगाएगा तो वर्ग का भुजा आ जाएगा। संख्या पूछेगा तो इस कमरे का क्षेत्रफल में उस वर्ग के क्षेत्रफल से भागा दे दीजिएगा टाइल का, टाइलों की संख्या निकल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि A अनुपात B जो है वो 3 अनुपात कितना है? 5 है। A अनुपात B का मान कितना है? 3 अनुपात 5 है।
बी अनुपात सी का मान कितना है, तो बी अनुपात सी है, तो आगे सी अनुपात डी आएगा, निश्चित आएगा वो। तो बी अनुपात सी का मान कितना है, 7:8 है। उसके बाद में देखिएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्या करते हैं सेटर, ए अनुपात बी 3:5 दे दिया और वहाँ पर एग्जाम में लिख देता है सी अनुपात बी बराबर 7:8 लिख देता है, या कुछ भी लिख दे, समझाने के लिए कर रहे हैं। तो देखिएगा ए अनुपात बी हुआ, तो यहाँ जो अगला अनुपात आएगा जिससे लास्ट हुआ उसी से शुरू होना चाहिए, मतलब यहाँ पर बी अनुपात सी आना चाहिए, और इससे सी में लास्ट क्या, तो सी अनुपात डी होना चाहिए। तो एग्जाम में क्या करता है कि सी अनुपात बी लिख देता है बच्चा, यहाँ बी अनुपात सी लिख करके 7:8 लिख देता। नहीं, अगर ऐसा लिखता है तो आप बी अनुपात सी इसको कर लीजिए, तो इधर भी चेंज कर दीजिए, तो 8:7 हो जाता। तो ऐसे प्रश्न में आप देखिएगा कि जिससे लास्ट होगा उसी से स्टार्टिंग होना चाहिए। अगर वैसा है तब तो ठीक है, फिर चेंज करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन नहीं रहेगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। 7:8। सी अनुपात डी का मान 2:3 है, बिल्कुल सही है, 2 कितना 3 है। अब आपसे पूछा है कि बताइए लास्ट में 2a अनुपात 3d, क्या पूछा है, 2a अनुपात 3d, मतलब a का मान निकल जाए d का मान तब तो बन जाएंगे। अब देखिए इसमें से a अनुपात अगर हम d निकाल लें तब तो प्रश्न बन जाएंगे। और देखिए a है जो पहला वैल्यू है और d लास्ट वैल्यू है। जब पहला पूछे और लास्ट का रेशियो पूछे तो इसको बीच में ऐसे बांट दीजिएगा, इधर वाला पार्ट इधर काटेगा, इधर वाला पार्ट इधर काट सकता है, 3 से 3 कट जाएगा। अब नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए, 7 दूना 14 और 8 बजे कितना, हाँ और कटेगा, काट दीजिए इसको, 2 चौके कितना 8 कटेगा। अब नहीं कटेगा तो इधर 7 बचेगा, इधर कितना बचेगा 20, यानी a का रेशियो 7 और d का रेशियो कितना 20 आएगा। ऐसा आप नियम कब लगाइएगा, जब फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तब लगाइएगा, नहीं तो सब में मत लगा दीजिएगा। a का मान 7 है तो 2 गुना 7, 3 गुने कितना 20, यानी यहाँ से आप काट सकते हैं, 2 दहा के कितना 20 भी काट सकते हैं, और 7 कितना होंगे 30 होंगे। यही आपका फाइनल आंसर होंगे। ऑप्शन में होंगे 7:30, ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे करा कि एक और 8 व्यक्तियों की एक समिति में 25 वर्ष तथा 35 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्री को लिए जाने पर समिति की सदस्यों की औसत आयु में 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इन 2 स्त्रियों की औसत आयु क्या है? देखिएगा 8 जो व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति पहले से मौजूद थे और इस 8 व्यक्ति के कह रहा कि कुछ ना कुछ इसका औसत होगा, लेकिन औसत पता नहीं है कि कितना औसत था। अब इसमें से पहले का 2 स्त्री है जो चला जाता है, मतलब 2 सदस्य चला जाता है और इसके स्थान पर 2 नए सदस्य आता है, 2 नए स्त्री आता है। पहले से 2 गो गया और 2 गो नया आ रहा। जो 2 गो गया था बाहर इस समिति में से, वो 25 वर्ष का था और कितने वर्ष का, 35 वर्ष का था। एक 25 वर्ष का और एक 35 वर्ष का था। लेकिन जब इसके जाने पर 2 गो नया आता है तो इसका औसत जो कहता है यहाँ का, वो 1.5 का वृद्धि हो जाता है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए इन दोनों स्त्रियों की औसत आयु क्या है। ये पूछा है कि यहाँ से जो 2 स्त्री आया था उसका औसत आयु क्या है। अच्छा बताइए, यहाँ का औसत नहीं है तो यहाँ से आप नहीं सोच सकते, तो डायरेक्ट यहाँ से सोचिए, माइंड लगाइए कि जो 2 गो गया था वो 25 वर्ष का और 35 वर्ष का। अगर 2 गो 25 वर्ष और 35 वर्ष का ही आता तो क्या यहाँ औसत में चेंजिंग होता? नहीं होता। इसका मतलब है ये जो गया है 25 और 35 वो तो लेके ही आया ही होगा। तो 25 और 35 कितना होगा 60, मतलब ये 60 लेके आया ही होगा। अगर ये 60 लेके आता तो औसत में कोई चेंजिंग नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल जैस का तस रहता, लिख देता पहले का ही औसत है। लेकिन जैसा ही दोनों आता है तो औसत में 1.5 बढ़ जाता है। इसका मतलब ज़्यादा लेके आया है, इस 60 से ज़्यादा। अरे बाबू 25 लेके गया, 35 लेके भाग गया और इन 2 को नया आ रहा है, औसत में बढ़ रहा है, तो मतलब ये तो जो लेके भागा वो तो लेवे किया और 1.5 और लाएगा। कै गो के? 8 गो को, क्योंकि 2 गो गया था तो यहाँ 6 गो बचता, फिर 2 गो आ रहा तो 8 गो हो जाएगा ना। मतलब 15 ठीक कितना से 20 से, मतलब 12 और लेके आएगा तो कितना हो जाएगा 72। और ये 72 कौन लाएगा? ये दोनों मिल करके औसत पूछा, अगर योग पूछता तो यही आंसर, औसत पूछा 2 से भागा तो 36 होंगे। मतलब दोनों स्त्रियों की औसत आयु कितना होंगे 36 होंगे, जो ऑप्शन में आपको कहाँ है, ऑप्शन में बी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है x और y 2 धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि x बड़ा है y से, x तथा y के वर्गों का योगफल 2426 है। x तथा y का वर्ग का मतलब x² प्लस y² का जो मान है वो 2400 कितना 26 दिया हुआ।
उसके बाद में कह रहा है कि x का वर्गमूल 7 है। x का वर्गमूल, तो x का वर्गमूल बराबर कितना 7 है। ये कह रहा है जैसे लैंग्वेज में कह रहा है उसे लिख दिए। आपसे पूछा कि बाई का वर्ग क्या है, ये बताइए। आपसे पूछा गया कि बाई का वर्ग क्या, मतलब बाई स्क्वायर का मान पूछा गया, जबकि कह दिया x बड़ा है किससे, बाई से। आइए अच्छा बताइए, यहाँ से हम x का मान निकालना चाहेंगे तो बताइए ई अंडर रूट है, उधर जाएगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा। मतलब अगर हम इसको स्क्वायर करना चाहें कि x का मान रूट हटाना चाहते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो ये तो हट जाएगा, लेकिन इधर का स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अगर हमको x स्क्वायर का मान निकालना तो मतलब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, 49 का स्क्वायर कर देंगे। अब जरा आप दिमाग लगाइए, अब यहाँ से आप बना लीजिएगा 49 के स्क्वायर से आप गुना करिएगा, किससे, 49 के स्क्वायर से आप गुना करिएगा। तो 49 के स्क्वायर से गुना करके जो भी आएगा तो x स्क्वायर की जगह पर रख देंगे यहाँ, और यहाँ मान रखने के बाद में उधर ले जाएंगे तो इसमें से घटा देंगे, और जो भी मान घटाने के बाद में आएगा उसका वर्गमूल निकाल दे। वर्गमूल नहीं निकालना, घटाने के बाद में फिर वही आंसर। अगर बाई का मान पूछता तो फिर वर्गमूल निकालना पड़ता, क्योंकि यहाँ से बाई स्क्वायर के मान आएगा, तो यहाँ से जो भी घटाने का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और नहीं तो ऑप्शन में अगर आप दिमाग लगाते हैं कि सर ऑप्शन से चलिए तो बताइए, अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, मतलब इसका लास्ट डिजिट 1 आएगा, इसके पहले बहुत सारा डिजिट आएगा, लास्ट कितना आएगा 1। अगर हम यहाँ मान रखेंगे 1 रखेंगे और उधर घटाएंगे जा करके तो 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। और बाई स्क्वायर ही पूछ रहा है, इसका मतलब लास्ट में जिस संख्या ऑप्शन में 5 होगा वही मेरा सही होगा, और ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी में है, लास्ट में 25 है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है और ऐसा ऑप्शन में कोई है ही नहीं। तो आपको एग्जाम में हर एक तरीके से आपको माइंड लगाना पड़ेगा, तब कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं और टोटल प्रश्न बना सकते हैं। नहीं तो आपको कैलकुलेशन करते रह जाइएगा, समय निकल जाएगा अगर आप ऑप्शन पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो। अब इसको अनथाइए गुना करते रहता, कोई ऑप्शन पर ध्यान ही नहीं देता, तो क्या बताओ बाबू कोई फायदा होता? जब ऑप्शन में देख रहे हैं सब अलग अलग है तो यूनिट डिजिट से भी निकालने का प्रयास करिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करा कि अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपये की राशि उधार ली। भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले पर उधार ली। 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपये अधिक ब्याज देना पड़ा। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया। देखिए ऐसे प्रश्नों में अगर आपसे पूछ दिया जाए, मतलब ये सीधा सी कहने का मतलब हुआ कि इसमें 2 व्यक्ति जो है करा कि अमित ने साधारण ब्याज इतना और एक भोला है, मतलब एक व्यक्ति अमित है और एक व्यक्ति भोला है। मतलब अमित कहता है कि यहाँ भी पैसा वही ले रहा, मतलब अमित और भोला है, पैसा दोनों जगह सेम है, मतलब 25,000 जो रुपया है वो 25,000 रुपया ये भी ले रहा है, 25,000 रुपया ये भी ले रहा, दोनों उतना ही पैसा ले रहा। बस अंतर यही है कि ई जो ले रहा वो साधारण ब्याज पर, कहाँ पर साधारण ब्याज, और ई ले रहा चक्रवृद्धि ब्याज पर ले रहा, कहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पर ले रहा, बस अंतर यही है। और इसमें आपसे कह रहा कि 2 वर्ष के लिए, मतलब ये भी 2 वर्ष के लिए और ये भी 2 वर्ष के लिए रहा, लेकिन कह दिया है कि दोनों में जो ब्याज का अंतर दिया हुआ है वो कितना है, तो ब्याज में जो अंतर कह रहा है वो कह रहा है आपको 160 रुपये अधिक है, मतलब यहाँ 160 रुपया ज़्यादा है। तो जब 2 वर्ष समय रहे और एक साधारण ब्याज पर और एक चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा लिया हुआ रहे तो आपको क्या करना, दोनों का मूलधन समान रहे तो इसके फॉर्मूले होते हैं कि 2 वर्ष का ब्याज का अंतर, क्या होते हैं 2 वर्ष का ब्याज का अंतर, 2 वर्ष का ब्याज का जो अंतर का जो फार्मूला होता है वो होता है r²/100% गुने मूलधन। क्या होता है इस चीज़ को याद रखिएगा। 2 वर्ष का जो ब्याज का अंतर होता है r²/100% गुने क्या होता है मूलधन। 2 वर्ष का ब्याज का अंतर कितना है, तो 160 रुपया का हम। उसके बाद में r² को r² यही आपसे पूछा गया है, 100 लिखेंगे। प्रतिशत हटा भी सकते हैं तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा, क्योंकि प्रतिशत देना जरूरी है, नहीं तो भूल मत जाइएगा, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। p का मान कितना है 25,000 रुपया। अब इसी को काट छट करेंगे आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला बताएं कि 2 वर्ष का ब्याज का जो अंतर होगा r²/100%, ये प्रतिशत को मत भूलिएगा, यही भूल जाते हैं बच्चे, r²/100% गुने मूलधन। ये 2 वर्ष का ब्याज का अंतर है, कब, जब पैसा एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज पर है और पैसा दोनों जगह सेम रहे और समय दोनों जगह 2-2 वर्ष रहे, तो आपको ये फॉर्मूले लगा देना। कटता तो काट दीजिए, ये 3 0 से काट दीजिए इसको,
और कटेगा। अब मत काटिए, कटेगा भी तो मत काटिए, क्योंकि यहाँ से देखिए वर्गमूल निकालने में आपको आसान होंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1600 और यहाँ हो जाएगा 25 आर स्क्वायर होगा। मतलब आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 1600 बटा कितना हो जाएगा 25 होगा। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो इधर रूट चढ़ जाएगा, मतलब आर का जो मान आएगा वो 40 वर्गमूल हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। इसी को काटेगा तो पनिया 40, मतलब कितना प्रतिशत होंगे 8%, यही आंसर होंगे। और ऑप्शन में आपको होंगे 8%। ऑप्शन नंबर कहाँ डी में है। तो ऐसे सवाल के बच्चे बहुत कम बना पाते हैं, तो आपको इसमें सवाल में फॉर्मूले याद रखना है। क्या हम आपको बताएं कि अगर दोनों जगह पैसा समान रहे, एक साधारण ब्याज एक चक्रवृद्धि ब्याज, समय भी समान रहे और आपको अंतर पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के ब्याज का अंतर आर स्क्वायर बटा 100% गुने मूलधन, आर स्क्वायर बटा 100% गुने मूलधन। आप इस पर कैलकुलेशन करिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करा, यदि दो संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है तो संख्या क्या है। दो संख्याओं का योग 50 है, मान लेते हैं a + b बराबर कितना 50 है। दो संख्याओं का योग 50 करा। एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी, एक संख्या मतलब पहली, दूसरी की कितनी गुनी है 2/5 गुनी है। यहाँ से 5a बराबर कितना होगा 2b, 2b होगा। a अनुपात b कितना होगा 2:5 होगा। किताब कहा कि दोनों का योगफल कितना है 50 है, हम लोग कहेंगे तो कितना होगा 7 होगा। क्या पूछा गया, कह रहा कि संख्याएं क्या, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या निकालना 2 से गुना, दूसरी संख्या निकालना 5 से गुना। अब बताइए ए वाला वैल्यू नहीं कट रहा, तो 50 गुना कितना होंगे, ई वाला संख्या 100/7, ई वाला संख्या कितना होंगे 250 बटा कितना होंगे 7 होंगे। यही आपका आंसर होंगे और ऑप्शन में आपको होंगे, ऑप्शन नंबर का डी में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है भाई तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें आप कंजूसी मत करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर करें। आगे करा कि 1323 को किसी छोटी सी छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। तो जो 1323 करा कि बताइए इसमें कौन सी संख्या गुना करें कि ये घन बन जाए, क्या बन जाए घन बन जाए, कौन सी संख्या से गुना कर दें। यहाँ पर ऐसे में आपको एलसीएम तोड़ना है। आप कहिएगा सर एलसीएम तो दो संख्या का, ऐसा नहीं है, इसको गुणनखंड करना, फैक्टर करना। 3 2 5 और 3 8, मतलब 3 से कटेंगे, 3 चौके 12 और 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 3 एकम 3। आइए 21 से शायद कट जाएगा, 21 गुने 21 कितना होता है। आइए इसको तोड़िए ना, अरे बाबू इसको देखिएगा, 21 से 441 होता है ना, 21 इसका मतलब ये संख्या जो है ये तो ठीक ही हो रहा है, 21 तो ठीक ही हो रहा, नहीं सॉरी घन पूछा रहा ना, वर्गमूल नहीं पूछा, घन पूछा। और इसको तोड़िए ना 3 से, 3 एकम 3 और उसके बाद में कितना बचेगा 3 चौके 12, 3 7 21 और कटेगा कितना से 7 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 से 3 चौके 12 और 3 नवा कितना 27 और 7 गुने कितना 7। घन पूछा गया था, तो बताइए ये जो 3 है वो तो 3 को ठीक ही है, मतलब ये तो घन हो चुका। घन होने के लिए 3 संख्या होना चाहिए, जैसे 5 गुने 5 गुने 5 3 बार लिखेंगे तो घन है। क्या 7 घन है, नहीं है, ये 2 बार लिखा हो, मतलब एगो 7 और रहना चाहिए, तो एगो 7 से गुना कर देंगे, यही आपका आंसर होगा। मतलब इस संख्या में एगो 7 से आपको गुना करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कहाँ डी में दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करा 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक विभक्त होने वाली सबसे छोटी सी छोटी संख्या का पूर्ण वर्ग कौन सी होगी। इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि सबसे छोटी सी छोटी संख्या, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, छोटी सी छोटी संख्या पूछा, बड़ी से बड़ी नहीं कहा। कौन सी सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग होगा जो सबसे विभक्त होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन 400 है, तो बताओ बाबू क्या 400 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो यही छट गया कि वो 600 जब कटिए नहीं रहा 6 से, तो क्या वो पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि वो सब जो संख्या दिया हुआ 2 3 4 5 6 उससे कटना चाहिए। तो मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, और ये भी ध्यान रखना है कि सबसे छोटा 400 था, इसीलिए उसको हम चेक किए, सबसे आपसे छोटी पूछा, तो अब 400 नहीं होगा तो 900 को चेक करिए। तो 900 को चेक करेंगे तो सब कट जाएगा, 6 से भी, 5 से भी, 4 से भी, 3 से भी, 200 सबसे कट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपको बी सही है। सबसे छोटा पूछ रहा था, ऑप्शन में यही है सबसे छोटा। कहिएगा सर आगे भी कट रहा है, तो वो आपसे बड़ी हो जाएगा ना बाबू, जब इसमें छोटा मिल रहा, आपसे छोटा कह दिया, तो फिर ऑप्शन कौन सा होंगे, बी होंगे। डिटेल से बनाना चाहते हैं 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, इसको आप क्या करिएगा 2 3 4 5 6 का इसको एलसीएम निकाल लीजिएगा। 2 3 4 5 6 है, इसमें कौन सी सबसे छोटी सी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो इसको आप एलसीएम लगा लीजिए। तो एलसीएम निकालिएगा तो एगो तोड़िए 2 3 6,
5 इसमें गुना करिए, 4 लाने के लिए 2 से गुना, अब तो आ गया 3 दूना 6, 6 पचे 30, 5 दूना 10 दिया, 30 दूना कितना 60 हो गया, कितना 60 हो गया। अब आप जरा बताइएगा कि सर एलसीएम तो निकाल दीजिए, अब इसको हम सेट कैसे करेंगे, सबसे छोटी से छोटी ये वर्ग संख्या हो जाए। तो बताओ बाबू एलसीएम 60 आया है, लेकिन जरा बताइए ये 2 तो ठीक है वर्ग हो जाएगा, ये दोनों ठीक है, 2 2 है, क्या 3 2 था उसमें, नहीं था। इसका मतलब इस 60 में हमें एगो 3 अगर कर देंगे तो ये 3 वर्ग हो जाएगा। क्या 5 इसमें 2 है, नहीं है, इसका मतलब एगो 5 को करना पड़ेगा। 5 या 15 छके 90, एक होगा 900, यही आपका आंसर होगा। बाबू वर्ग पूछा है तो सब संख्या 2 2 होना चाहिए, घन पूछेगा तो सब संख्या 3 3 होना। एगो पिछले वाले अभी तुरंत प्रश्न बताएं घन वाले, इसमें वर्ग कहा तो एलसीएम यही ना आया। अब इसमें 2 2 2 वर है, ये तो ठीक है, क्या 3 2 वर था, नहीं था, तो इसका मतलब एगो 3 गुना करना पड़ेगा इस एलसीएम में। 5 2 को था, नहीं था, इसका मतलब एगो है, तो इसका मतलब है कि एगो और 5 से गुना करना पड़ेगा, और जो गुना करके आएगा फिर वही आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण घन, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आगे कहा कि दिलीप, राम तथा अमर ने 2700, 8100 और 7200 रुपया का लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। दिलीप, अमर और कौन सा, दिलीप, राम और अमर, दिलीप है दी से, राम है और कौन सा अमर है। 2700, 8100 और 7200, जब ऐसा प्रश्न रहे आपको पार्टनरशिप का तो जो जीरो हट रहा है उसको हटा दीजिए। मतलब ये दिलीप ने 27 रुपया लगाया सीधा समझिए, और उसके बाद में 81 रुपया ये लगाया है, 2 जीरो हटा दीजिए यहाँ से भी, और 72 यहाँ, मतलब 2 जीरो यहाँ से भी हटा दी, मतलब ये पूंजी का अनुपात हो गया, इतना इतना पूंजी लगा रहा है इसने। लास्ट में बोला गया कि वर्ष के अंत में 36 रुपया का लाभ हुआ, टोटल लाभ कितना हुआ, 3600 का हुआ वर्ष के अंत में। मतलब यहाँ भी 1 साल, यहाँ भी 1 साल, यहाँ भी 1 साल, जब समय सेम रहता तो जो पूंजी का अनुपात होता है यही किसका होता है, लाभ का अनुपात होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और भी करता 9 तिया 27, 9 9 81 और 9 8 कितना 72, मतलब ये पूंजी का भी है लाभ का भी है। किताब का 3600 का लाभ, हम लोग कहेंगे 9 3 12 8 कितना 20 रुपया का लाभ। किसका लाभ पूछा गया बताइए, कुल लाभ है, तो कुल लाभ नहीं 3600 किसका, वर्ष के अंत में राम ने 3600, सॉरी राम का 3600 है, तो राम का कितना, राम का 9 रुपया लाभ है। टोटल लाभ तो 20 से गुना, 9 चौके 36, 4 दूना 8, मतलब 8000 रुपया का होगा टोटल लाभ होगा। ऑप्शन में आपको 8000 होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी में दिया हुआ है। क्योंकि आप इसको फॉर्मूला जान रहे होंगे ना, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुना क्या होते हैं, समय होता है, पूंजी गुना समय, इस चीज़ को याद रखिएगा पार्टनरशिप में। तो पूंजी दिया हुआ था और सबका समय 1 साल था, तो 1 से गुना करते तो कट ही नहीं जाता, इसीलिए कह रहे हैं जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। कब, जब सबका समय सेम रहेगा तब। चलिए, और इसमें अभी 2-3 प्रश्न है, लेकिन वो प्रश्न आपसे बन जाएंगे और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो आप उसको आप बना के देखिएगा। हम आपके सामने 2 प्रश्न अभी दे रहे हैं, उसको आप बना के कमेंट कर दीजिएगा, छोटा छोटा प्रश्न बन जाएंगे। क्योंकि जब मेरा ऐसे वीडियो आप लोग अगर डेली देख रहे होंगे तो ऐसे प्रश्न आपको सामने आ रहे हैं। जैसे गुनी वाला 18 संख्याओं का औसत है तो बन जाएंगे वो। फिर संख्या को डिवाइड करने वाला 47 नंबर जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, ये पिछले वाले वीडियो में बताए हैं। 47 वाला आप ज़रूर बना के बताइएगा, हमें कमेंट करिएगा। और इसको बनाने का तरीका 3 7 11 का एलसीएम ले लीजिएगा, और 247 XY है तो 247 और XY के जगह पर 0 0 रख दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 24700 हो जाएगा। उसमें जो आप एलसीएम लिए 3 7 11 से डिवाइड करिएगा, फिर जो आपको शेषफल आएगा उसको आपको क्या करना है, जिससे भागा दे रहे थे उसमें घटा दीजिएगा, और जो घटाने के बाद में दो अंकों की संख्या आएगा वही आपका x और y का मान हो जाएगा। मान लीजिए कि आ गया 25, इसका मतलब x का मान 2 और y का मान कितना हो जाएगा 25, तो इस तो बन जाएंगे। और ये प्रश्न बहुत ही अच्छा 47 नंबर, इसको बना के आप बताइएगा। तो 2 प्रश्न आपके लिए और 1 प्रश्न अगला है वो आपसे बन जाएंगे। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है मेरा, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि सपोर्ट आपसे अगर हमें मिलेगा तभी और बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे कुछ चार्ज भी नहीं कर रहा हूँ, ना आपसे पैसा मांग रहा हूँ, बस आपको वीडियो को थोड़ा सा क्या करना, प्रमोट इधर उधर मतलब फैलाना है, लाइक करना है, जो भी आपको करना है वो करते रहिएगा, तभी मैं आगे बढ़ सकूँगा और आपको मेरा जो मेहनत है वो आगे साकार हो सकेगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, कहीं भी रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ही ऐसा चीज़ है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। तब तक के लिए जय हिंद।